अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। डॉक्टर उसे तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये उनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर उनके केस हल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है रूह को? शार्फ डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया था जब हीज़र ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी। वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। लेकिन हीज़र, ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ हैं? उसने पूछा। बाहर बैठी हैं। हीज़र ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वह फ़ौरन बाहर निकल आया था। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर सारम आया था वहाँ। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारम ने उसे क्या कहा। को देखकर मुझे ही अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपने साथ ले आई, यहाँ तक कि गाड़ी में भी उसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सारम सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से ढाड़ा था। सॉरी, तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर गई थी? उसे बताने के लिए कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। उस पर यह ज़ाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं उसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है, और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसे बताना चाहती थी कि चिट्टाख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। लैला दूर ज़मीन पर गिरी थी। यारम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हिजर ने उसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना हिजर, तो मैं उसे जान से मार देता। वो उसकी तरफ देखकर धड़ा था। डियोल, मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में देखेंगे इनको। वो उसे समझाने लगा। फ़िलहाल तुम रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था अगर कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, और अगर होश में आने के बाद उसने तुम्हें इस तरह से देखा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम ये नहीं जानते कि सारम ने उसे क्या बताया है। अभी सब्र से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूमा और लैला की तरफ देखकर बोला था, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। उसे जाता देखकर मासूमा भी उसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। लैला, वो उसे जाता देखकर बोला। उसे कुछ नहीं होगा ड्योल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मर कर भी वापस आऊँ तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊँगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की, मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई, तो फिर मुझे भी ये बात माननी पड़ेगी कि उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो मुझ में नहीं। तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद उस मोहब्बत से ज़्यादा जो मोहब्बत तुमसे मैं करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी रूह, वो मुस्कुराई, मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहाँ से बाहर निकल गई। रूह को होश आया तो यारम उसके करीब बैठा था। रूह को वो बिखरा बिखरा महसूस हुआ। यारम, वो इंस्पेक्टर कह रहा था। रूह उठकर बैठने लगी। जब यारम ने उसे अपने सीने में भींचा, बकवास करता है, वो सब झूठ है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। रूह, तुम मेरी बात सुनो, मुझ पर यकीन करो, सब मुझे फंसाना चाहती हैं। मैं नहीं जानता मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। बस वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। मुझे लैला ने बताया कि इंस्पेक्टर सारम तुमसे मिला है। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना मुझ पर तुम्हें? वो झूठ बोल रहा है। यकीन है ना अपने यारम पर तुम्हें? वो इसका चेहरा थामे इससे पूछ रहा था। यारम, वो कह रहा था कि आपने अपने बाबा को बकवास कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ है सब। यारम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम बस मेरा यकीन करो, सब झूठ बोलते हैं, हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से उसे अपने सीने में भींच गया। तुम मुझ पर यकीन करोगी ना रूह, तुम्हारा यारम ऐसा नहीं है। तुम्हारे यारम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना रूह? वो ऐसे ही बैठा उसे अपने सीने से लगाए पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है, आपकी कामयाबियों से जलता है। जलने वाले लोग ऐसे ही करते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। भला अपने बाप को कोई मार सकता है? वो उसके सीने में मुँह छुपाए बोली थी, जबकि रूह की इस बात ने यारम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो और क्या क्या बकवास कर रहा था?
वो कहता है कि आपने अपनी माँ को फंसाया अपने बाबा को कत्ल करके। कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकता है क्या? झूठा कहीं का। रूह बोले जा रही थी, वो उसे अपने सीने में से लगाए सुने जा रहा था। मेरे यारम ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप इतने अच्छे हैं, आप भला किसी की जान ले सकते हैं क्या? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कहकर बुला रहा था, मतलब समझता है दरिंदे का। मुझे ज़िंदगी में किसी से नफ़रत महसूस नहीं हुई है, मगर ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर उसके सीने में ऐसे ही सर दिए, अचानक उसे शोनू का ख्याल आया। यारम, शोनू कहाँ है? वो उसके सीने से मुंह निकाल कर बोली, बाहर हिजर और शार्फ के पास है। यारम ने बताया। क्या हिजर भाई और शार भाई आए हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय, आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं उनके खाने के लिए। अब मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएंगे? वो तेज़ी से उठने लगी। यारम ने उसे रोका। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगा, तुम रेस्ट करो। उसे ज़बरदस्ती बेड पर लटाकर बाहर निकल आया। वो बाहर निकला। शार्फ और हिजर दरवाजे के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। उसे देखते ही लपक कर उसके पास आए। क्या रू भाभी को सब कुछ पता चल गया? उनको तुम्हारे काम के बारे में पता चल गया क्या? वो जानती हैं कि हम क्या काम करते हैं? सारम ने सब कुछ बता दिया क्या? कभी हिजर तो कभी शार्फ सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। सुकून का सांस लो, उसे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, सारम ने उसे सब कुछ बता दिया था हमारे बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि उसने सारम से ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने उसे बता दिया है कि ये सब झूठ और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं। सारम मुझे फंसाना चाहता है और उसे मेरी बात पर यकीन है। सारम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बार उसने मेरी ज़िंदगी पर हमला किया है। मैंने कहा था, मैंने उसे वार्न किया था कि मेरे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। यारम को सारम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हम संभालेंगे, फ़िलहाल तुम भाभी को संभालो, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। हिजर ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें ये सब कुछ उसे बता देना चाहिए ड्योल। आज नहीं तो कल सब कुछ जान जाएगी वो। इससे पहले कि उसे किसी और से पता चले और तुम उसके सामने झूठे साबित हो जाओ, तुम्हें चाहिए कि खुद उसे सब कुछ बता देना चाहिए और उसके बाद उसे हमेशा के लिए खो दो। यारम ने शार्फ की बात काटते हुए कहा, ये मेरा मामला है और मैं संभाल लूँगा, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऑर्डर करो, खाना खा के जाना, इस तरह से भूखे जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यारम ने हुक्म दिया था। शुक्र है हमें भी इस घर से कुछ नसीब हुआ, और वरना भाभी से पहले तो तुम हमें भूखा ही भेजते थे। शार्फ ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। और भी कुछ खाना है? यारम ने अपने हाथ का मुक्का मुक्का बनाकर सामने किया। नहीं नहीं, हम सिर्फ खाना ही खा के जाएंगे। शार्फ ने उसका हाथ अपने आप से दूर करते हुए कहा। सुबह रूह की आंख खुली तो यारम उसके साथ नहीं था। एक नज़र पूरे कमरे पर डालकर उठकर बाहर आई। उसका इरादा शोनू के पास जाने का था। ये क्या, यारम सुबह सुबह चले गए? नाश्ता भी नहीं किया। अभी उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम ही रखा था, कुछ किचन से आवाज़ आने लगी। शोनू किचन में नहीं जाता था, यकीनन यारम ही होगा। वो इस तरफ आई तो यारम खड़ा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। यारम, मैं उठ गई हूँ, आप हटे पीछे, मैं बनाती हूँ। वो उसके हाथ से चाय कप लेते हुए बोली, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और मैं भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही सोचता हूँ। बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे मेरे यारम कह कर बुलाएगा और मेरे डिम्पल से प्यार करेगा। यारम ने उसका गाल चूमते हुए कहा और उसके हाथ से कप ले लिया। आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, लाएं दी दें मुझे, मैं बनाती हूँ। रूह ने एक बार फिर नाकाम कोशिश की। आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं काम पर नहीं जाऊँगा। यारम ने चाय कप में अंडीलते हुए कहा। इतने में उसका फ़ोन बजा। उसने रूह को फ्रेश होने के लिए भेजा और फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ तो हिजर उसे कॉल कर रहा था। वो एक हाथ से नाश्ता की ट्रे उठाकर बाहर आया, दूसरे हाथ में फ़ोन पर हिजर से बात करने में मसरूफ़ था। वो भी छोटे छोटे इकदाम उठाती रूम में आई। तुम कब तक आओगे ड्योल? हमें विक्रम दादा को रिसीव करने के लिए भी जाना है। हिजर ने कहा। तुम और शार्फ चले जाओ और हाँ, मसूमा को भी साथ ले जाना। मैं आज नहीं आ सकता, जब तक रूह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आऊँगा। ड्योल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है विक्रम दादा तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं और तुम एयरपोर्ट रिसीव करने भी नहीं जाओगे, कितना बुरा लगेगा उन्हें। हिजर ने परेशानी से कहा। मेरी बात सुनो हिजर, रूह से ज़्यादा मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और रूह की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तुम संभाल लो सब। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर गया। जबकि रूह मुंह हाथ धोकर वापस आई थी। बैठो और खाओ। यारम ने उसके लिए कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया। यारम, आपके वालिदैन कहाँ हैं? नाश्ते के दौरान अचानक सवाल पर यारम के हाथ रुके।
फिर उसके चेहरे पर खुजती नज़रों से कुछ देखने लगा, लेकिन वहाँ सिवाय भरोसे के और कुछ न था। फिर संभल कर बोला, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और माँ पाकिस्तान में रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें यहाँ ले आऊँ, लेकिन वो यहाँ आना नहीं चाहती। उन्हें अपना वतन अजीज़ है। यारम के लहजे में अपनी माँ के लिए बहुत ही प्यार था। यारम, मेरी उनसे आप बात करवाएं ना। पता नहीं रूह को क्या सूजी के फरमाइश कर बैठी। वो मुझसे बात नहीं करती। वो मेरे यहाँ रहने पर मुझसे नाराज़ थी और मेरे यहाँ रहने की वजह से वो मुझसे रूठी हुई हैं। मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। वो यारम मुस्कुराया था। आप मुझे उनसे मिलवाएं ना, मैं मना लूँगी। रूह ने यकीन से कहा, मुंह खोलो और खाना खाओ, बहुत बातें करने लगी हो। खाते हुए बातें नहीं करते। ड्राइविंग में बातें तुम्हारी कभी ख़त्म ही नहीं होती क्या? वो इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते इधर उधर की बातों में लगाने में कामयाब हो चुका था। आज अपनी माँ के बारे में बात करते वो कितना बेसुकून था, ये वही जानता था। चाह कर भी रूह को नहीं बता पाया कि उसके उस काम की वजह से उसकी माँ उसके पास नहीं रहती। जोल कहाँ है? तुम लोग मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहे? एक तो वो मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आया, जबकि वो जानता है कि मैं उसके भरोसे यहाँ आया हूँ। वो तो इतना गैर जिम्मेदार कभी ना था। विक्रम दादा अभी आकर ड्योल के ऑफिस में उसकी सीट पर बैठा था। ये हिम्मत सिर्फ दादा में थी। दादा आप आराम करें, ड्योल से आपकी इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी। वो कोई ज़रूरी काम निपटाने गया है। मुझसे भी ज़रूरी उसके लिए कोई काम है। हैरत है वैसे। उसे मेरा पैगाम दें कि मेहमानों से ज़रूरी और कुछ नहीं होता। जी दादा, जो हुक्म। शार्फ इतना कहकर चला गया। तुम लोगों की टीम में एक लड़की भी थी ना, जो जब पिछले साल में आया था। वो तुम लोगों के साथ थी। वो भी आज यहाँ नहीं है। पसंद करती है ना ड्योल को? दादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी दरअसल वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज छुट्टी पर है। हिजर ने बात संभाली। और वो तैमूर को जो मेरे आदमी के खिलाफ सबूत मिले हैं उसका क्या? दादा ने पूछा। आप फिक्र न करें, हम उसका हल निकाल चुके हैं। हिजर मुस्कुराया था। ड्योल के कहने पर वह सारे सबूत इंस्पेक्टर सारम तक पहुंचा चुका था और उसके बेटे के दोस्त को सजा भी हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ड्योल ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था कि दादा का आदमी आसानी से निकल आए। ड्योल ने राशिद के भाई वसीम को क्यों मारा ये तो मैं जानता हूँ, कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन फिर भी इतनी बेदर्दी से मारा। मुझे ड्योल से बात करनी है, उसे बुलाओ यहाँ। जो भी ज़रूरी काम है बाद में कर लेगा, फ़िलहाल उसे कहो सबसे ज़रूरी काम इसका यहाँ होना है, दादा के पास। हिजर हाँ हमें गर्दन हिलाकर चला गया। हज़ार कहने के बावजूद यारम ने बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था। यारम क्या हो गया है? अब मैं इतनी बीमार नहीं हूँ। आपने तो मुझे सदियों का बीमार कर दिया है। रूह रूठे हुए लहजे में बोली। आज उसने बिल्कुल शोनू के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यारम अपने होते हुए शोनू का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, इतनी कमज़ोर हो तुम। हाँ पता है। अ, हवा आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। उसने यारम की कई बात को दोहराया। इसीलिए तो कहता हूँ जब बाहर निकलो मेरा हाथ पकड़ के जाया करो, मुझे साथ लेकर जाया करो। हवा का कोई भरोसा नहीं है। वो मुस्कुराया। यारा मुझे फातिमा बीबी से बात करवाएं। अब तक तो उन्होंने अम्मी का नंबर ले लिया होगा। वो जो कहीं दिनों से बात करना चाहती थी, आज उसका अच्छा मूड देखकर बोली, बेबी इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है ना, फ़िलहाल छोड़ दो सबको, मेरे बारे में बात करो तुम। वो इसे मज़ीद अपने करीब खींचते हुए बोला, आपके बारे में ना तो ठीक है, मुझे अपनी अम्मी से बात करवाएं। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। यारम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, कोई नंबर ढूंढा और डायल करके उसके हाथ में पकड़ा कर खुद उठ गया। बात करो, तुम्हारी फातिमा बीबी का नंबर है। तुम्हारे फ़ोन करने के बाद जाने कितनी बार उन्होंने इस नंबर पर फ़ोन किया, बिज़ी होने की वजह से मैं उठा नहीं सका। आज तुम बात कर लो, 10 मिनट में बात ख़त्म हो जानी चाहिए। आज का दिन सिर्फ मेरा है, जल्दी करो, कहकर बाहर चला गया। जबकि रूह अब फातिमा बीबी से बात कर रही थी। रूह मेरी जान, मेरे बच्चे कैसी है तू? कितनी बार तुझे फ़ोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने उसका हाल और हैरियत पूछने के बाद कहा, फातिमा बीबी है ये मेरे शोहर का नंबर, वो बिज़ी थे इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए। आज भी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो घर पर रख के तब आपसे बात हो पा रही है। ख्याल रखता है वो तेरा? कैसा है? गुस्सा तो नहीं करता? हाथ तो नहीं उठाता तुझ पे? उनके लहजे में माँ वाली फ़िक्र थी। रूह बेहतियार मुस्कुराई। काश ये औरत सच में मेरी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है ज़रा सी बीमार हो जाऊँ तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते, सर पे सवार होकर ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। वो रूह शर्माते हुए बता रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों में ऐसे ही प्यार कायम रखे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरे शोहर को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगी।
इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे इन जाहिल लोगों से निकाला। अल्लाह तेरे शौहर के दिल में तेरी मोहब्बत की और बरकत डाले। यहाँ तो हाल बहुत बुरा है बेटी, तेरी बहनें पैसों में खेल रही हैं, न जाने इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया। तेरी माँ तो रोज़ रोती है, कहती है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। तेरी बहनें तो रात घर वापस ही नहीं आती। फ़ोन नंबर ले लिया था मैंने, कॉपी पेंसिल उठा, तुझे लिखवा देती हूँ। उनके कहने पर उसने फ़ौरन यारम की कोई पास पड़ी काम वाली फ़ाइल निकाली और उसके पास पड़ी पेंसिल से लिखने लगी। फ़ोन बंद करने के बाद यारम एक बार फिर से दूध का ग्लास और मेडिसिन लिए उसके सर पे खड़ा था। यारम, मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसने जल्दी से कहा। जानता हूँ, लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो। ज़बरदस्ती खुद ही अपने हाथ से उसके मुंह में दवा रखता दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मज़े का होता है ना। रूह को वाकई दूध बहुत पसंद था। अच्छा ऐसी बात है, तो ये पूरा ग्लास ख़त्म करो और रोज़ रात सोने से पहले पिया करो। यारम ने बाकी बचा हुआ दूध भी उसे पिला दिया। अब तुम आराम करो। उसका माथा चूमकर उठने लगा। रुकी यारम, मुझे अम्मी से बात करनी है। ये मैंने नंबर ले लिया। तुमने इस फाइल पर नंबर लिख दिया? यारम ने फाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। क्या हुआ यारम, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कोई ज़रूरी पेपर है। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पड़े हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे पहले कि रूह अपने रोने का शुगल जारी करती, यारम मुस्कुराया। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, और ये काम हर 2 मिनट के बाद शुरू मत कर दिया करो। उसने उसका चेहरा साफ किया। अम्मी से बाद में बात कर लेना, पहले मैं ज़रा ऑफ़िस फ़ोन कर लूँ। उसने कंबल ठीक किया और फ़ोन उठाकर बाहर आ गया। ड्योल प्लीज़ यहाँ आ जाओ, दादा ने कहा है कि वो तुम्हारे भरोसे यहाँ आए हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यहाँ ना होना। हिज़र ने परेशानी से बताया। हिज़र, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई? मैं बता चुका हूँ, रूह की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ सकता। इतना सा काम तुम संभाल नहीं सकते? दादा की खिदमत में कोई कमी ना रहे, ड्योल ने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो ड्योल, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। रूह अब ठीक है, हिज़र ने समझाने की कोशिश की। रूह ठीक नहीं है, अगर वो ठीक हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊँगा, और अब बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। ड्योल फ़ोन बंद कर चुका था। हिज़र ने फ़ोन देखकर एक सर्द आह भरी और लैला का नंबर मिलाने लगा। आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? हिज़र ने पूछा। मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं हिज़र? लैला ने सवाल किया। शायद मेरे जैसे, हिज़र ने कहा। हिज़र, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, लैला ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और मैंने कब तुमसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? मेरी मोहब्बत में उम्मीद मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने ड्योल के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अगर तुम इसके अलावा नज़र घुमा के कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र आती। अपना ख्याल रखना। हिज़र फ़ोन बंद करने लगा। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल रात मेरा बहुत ख्याल रखा। कल रात शायद नशे में कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता था। अगर तुम वहाँ ना आते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज़्ज़त की हिफाजत करना हर मोहब्बत करने वाले पर फ़र्ज़ है, हिज़र ने कहा। एक बात पूछूं? हिज़र उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। पूछो। यक तरफ़ा मोहब्बत ऐसे ही तकलीफ़ देती है क्या? लैला का लहजा बिखरा हुआ था। इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तुम्हें यह तकलीफ़ सहते हुए सिर्फ एक माह हुआ है। मैं ये तकलीफ़ 6 सालों से सह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन अब भी मौजूद है। जब सब राह बंद हो जाएं तब भी हिज़र का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। फ़ोन बंद हो चुका था और लैला उसके लफ्ज़ों में खोई अब सोच रही थी कि ये शख्स आखिर उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी इसके बारे में सोचा तक ना था, कभी उसे मुड़ कर देखा तक ना था। वो तो सिर्फ ड्योल के बारे में सोचती थी, उसे देखती थी। लेकिन कल रात ड्योल की मोहब्बत के शौक मना रही थी। वो इतनी नशे में थी कि अपना आप तक संभाल नहीं पाई थी। ऐसे में हिज़र सारी रात उसके साथ उसके सर पर खड़ा रहा, एक लम्हे को भी अकेला ना छोड़ा। और अब सारी रात का थका ऑफिस में काम कर रहा था। कल रात हिज़र ने पहली दफ़ा उससे कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए परेशान रहता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, शायद उतनी ही जितनी वो ड्योल से करती है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कल शॉपिंग से क्या क्या लेके आई थी? यारम ने उसके पास बैठते हुए पूछा, जो कि अभी कल का सामान लेकर रूम में आई थी। क्यों बताऊं, कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। रूह को उसका कल वाला थप्पड़ याद आया और उठकर आईने के सामने खड़ी हुई। सॉरी यार, बहुत ज़ोर से लगा था क्या? वो उसके पास आकर खड़ा हुआ। याद नहीं, शायद ज़ोर से लगा था। उसने अपना गाल दिखाया जहाँ यारम की 2 उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। यारम ने बेहतियार अपने होंठ उसके गाल पर रखे। बहुत बेशर्म हैं आप, बहुत गंदे हैं। वो अपना आप उसकी बाहों से छुड़वाती पीछे हटी। अभी तुमने देखी ही कहाँ है मेरी बेशर्मी? वो तुम्हें अब दिखाऊंगा। वो इसे अपने करीब खींचते हुए बोला।
यारम हटे ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। रूह ने फ़ौरन उसकी पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाया और उसमें से चीज़ें इधर से उधर करने लगी। यारम उसकी गैर होती हालत देखकर बहुत महफूज हुआ। वो सारी चीज़ें उसके सामने रखने लगी। ये भी लैला ने लेकर दिया है, ये भी लैला ने खरीद कर दिया। बस वो बोली जा रही थी, आप उसको पैसे दे दीजिएगा। न जाने कितने पैसे उसने मेरी चीज़ों पर खर्च किए। रूह बोले जा रही थी जबकि लैला के नाम पर यारम का मूड ऑफ हो चुका था। ये लिपस्टिक, रूह को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल चुकी थी। यारम खुलकर मुस्कुराया। अब वो फिर से याद दिलाने वाली थी कि अकलौती चीज़ वो उसके लिए नहीं लाया था, और ऐसा ही हुआ। अपने नहीं लेके आए थे ना मेरे लिए, मैं खुद आप नहीं लेके आए थे ना मेरे लिए, मैं खुद लेकर आई हूँ। अच्छी है ना? वो इसे खोल कर दिखाने लगी। अब तुम लगाओगी तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी है, वो ज़ूम आईनी अंदाज में बोला, जिसके बाद रूह के गाल लाल हुए। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं यारम, बहुत गंदे हैं। वो उठकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या किया है? वो इसके पीछे जाने लगा जब उसका फ़ोन फिर से बजा। उसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था। यारम आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रूह ने बहुत कहा कि उसकी वजह से छुट्टियां ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था जब तक रूह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह का नाश्ता रूह ने बनाया। अभी वो नाश्ता करके फ़ारग हुए थे कि दरवाज़ा बजा। अरे ये कौन आ गया? रूह सोचते हुए उठ के दरवाज़ा खोलने लगी। जब यारम ने कहा कि दरवाज़ा खुला है, रूह कंधे अचकाकर वापस बैठ गई तो यारम दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलते ही यारम खटका। दादा आप यहाँ आए, अंदर आए। यारम उनके गले मिलते उनको अंदर आने का रास्ता देने लगा, लेकिन उनसे पहले हिजर अंदर आया और रूह को अंदर जाने का बोला। वो नहीं चाहता था कि रूह को उनके काम के बारे में कुछ भी पता चले। रूह अपने घर में अनजान शख्स देखकर उठकर कमरे में चली गई। मैंने उन लोगों को बहुत कहा कि तुम्हें बुलाएं, लेकिन ये ना तो मेरी तुमसे बात करवा रहे थे और ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितनी गलत बात है कि तुम्हें आकर मुझसे तुम नहीं मिले। वो इसे अपने साथ ही लिए चलते हुए अंदर आए। दादा दरअसल मैं कुछ बिजी था, वरना मैं खुद आता आपको रिसीव करने के लिए। वो उनके साथ बैठते हुए बोला। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझसे जो कुछ मांगते थे मैं तुम्हें दे देता था? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो ड्योल मुस्कुराया। दादा मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूंगा? आपके पास सब कुछ तो है। आप जान मांग लीजिए, ये भी आपकी मानत है। हंसते हंसते दे दूंगा। यारम आज अपने मिजाज के खिलाफ बहुत मुस्कुरा कर नरमी से बातें कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे उस शख्स के यारम पर बहुत एहसानात थे। उसकी बात पर विक्रम दादा ने कहका लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से एक तस्वीर निकाल कर उसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डियोल। उन्होंने तस्वीर उसके सामने करते हुए उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मैंने कहा जान मांग लो, तो तुमने जहाँ जहाँ नहीं मांग ली, वो मेरी गैरत है, भी है। यारम ने फ़ोन उठाकर ज़ोर से दीवार पे दे मारा। जोल हद में रहो, मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मत भूलो कि मैं कौन हूँ, इससे पहले कि खड़े खड़े तुम्हारी जान ले लूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यारम गुस्से से धारते हुए बोला था। अगर ऐसे नहीं तो वैसे से ही, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके रहूँगा। मुझे लगा था तुम शराफत से मान जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मत भूलो तुम्हें इस मकाम पर पहुँचाने वाला मैं हूँ। दादा अभी भी पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठे बोल रहा था। अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं देता तो ये मुकाम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं अपनी पावर से मिला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इज्जत के इसलिए करता हूँ कि तुमने मुझे पैसा दिया? गलत फहमियाँ तुम्हारी। मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता था क्योंकि तुम दूसरों की इज्जत भी नज़र नहीं रखते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी मिलावट नहीं देखी थी। अगर मालूम होता कि तुम इस तरह मेरी बीवी की तस्वीर लेकर आओगे तो तुम्हारा हाथ काट देता। ये जाने के बावजूद वो मेरी बीवी है, तुम मेरे घर मेरी बीवी की तस्वीर लेकर मेरे पास आए हो। यानी कि तुमने जानते बूझते मेरी इज्जत पर नज़र डाली। शुक्र करोगे इस वक्त मैं घर पर हूँ, वरना मैं अपनी गैरत पर आंख उठाने वाली आंखें निकाल देता हूँ। अपनी ये शक्ल दफ़ा करो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ड्योल के साथ बैठो, तुम उस राशिद के साथ बैठने के काबिल हो। मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं या खुद यहाँ से जाओगे? उसे बैठता देख कर वो फिर से बोला। जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ एक बार विक्रम दादा को पसंद आ जाती है वो इसकी हो जाती है। मुझे वो लड़की सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, लेकिन अब वो लड़की मुझे हमेशा के लिए चाहिए। इससे पहले कि दादा कुछ और कहता, यारम उसका गिरबान पकड़ चुका था। गेट आउट, वो धाड़ा। चलो हिजर, विक्रम दादा गुस्से से बोला और चलता हुआ दरवाजे के पास आया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं चल रहा था। उसने मुड़कर एक नज़र हिजर को देखा, जो ऐसे ही बाजू सीने पर बांधे खड़ा उसे देखे जा रहा था। वफादारी, बहुत वफादार हो तुम हिजर, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की कदर नहीं है यहाँ। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो।
वैसे भी तुम्हारा ये बॉस तो कुछ दिनों में मर जाएगा। विक्रम दादा से पंगा लिया है उसने। विक्रम दादा मुस्कुराते हुए बोला, हिजर सड़कों पर भीख मांग के खा लेगा लेकिन ड्योल के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। हिजर उसे सुनाने वाले अंदाज में बोला। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया। मैं कभी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि विक्रम की सोच ऐसी हो सकती है। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता तो मैं उन्हें यहाँ कभी ना लाता। वो मुझसे ज़िद करने लगे कि उन्हें तुमसे मिलना है किसी भी हालत में। तुमने इन्हें अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा था, इसीलिए मैं वहाँ लेके गया था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो रूह की फ़ोटो अपने हाथ में लिए हुए थे। उनके पूछने पर मैंने बता दिया कि वो तुम्हारी बीवी है। बस फिर क्या था, वो मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए। हिजर अपनी सफाई देते हुए बोला। जबकि ये बात अलग थी कि कमरा बंद होने की वजह से रूह कुछ भी सुन ना पाई, लेकिन फिर भी हिजर ने कंफर्म करने के लिए उसे चाय बनाने का कहा तो वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई और फिर ज़बरदस्ती हिजर को खाने पर रोकने लगी, जिससे हिजर एक बार फिर से पुरसकून हो गया था। लेकिन अब वो इस बात को लेकर भी टेंशन में था कि विक्रम दादा को रूह पसंद आ गई है और यारम रूह को किसी हाल में नहीं गंवाएगा। ये तो उसकी आंखें ही बता रही थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे इनकार किया। मैंने उसे यह मुकाम दिया। जब लोगों को उसने अपनी तरफ लगाना था तो मैंने उसे पैसा दिया। क्या मांगा था मैंने उसे? सिर्फ वो लड़की। एक लड़की के लिए उसने मेरा गिरबान पकड़कर मुझे वो लड़की चाहिए अकबर, किसी भी कीमत पर सबको लगा दो। ड्योल को मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि विक्रम के साथ पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया। विक्रम को इनकार करके उसने विक्रम की तौहीन की है। दादा आप रिलैक्स हो जाएं। लड़कियां बहुत ही भूल जाए बहुत हैं आप। लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, आप भूल जाएं इस लड़की को। यहाँ एक से ज़्यादा एक हसीन लड़की आपकी खिदमत में हाजिर है। अकबर उसे एक से एक हसीन लड़की दिखाते हुए बोला। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? मुझे वो लड़की चाहिए। वो मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत हसीन है या मेरा उसमें दिल आ गया है। मैं देखना चाहता था कि वह ड्योल के अंदर किस हद तक बसी हुई है। वो लड़की इसकी कमज़ोरी बन चुकी है और मेरा गिरबान पकड़कर ड्योल ने मुझे उसकी कमज़ोरी पर हमला करने पर मजबूर कर दिया है। विक्रम दादा धारते हुए बोला। तो क्या सोचा है आपने? अकबर ने पूछा। राशिद अपने भाई वसीम के बाद बिल्कुल ही बेमौल हो गया था। अब अंडरवर्ल्ड में उसे कोई कुत्ते के भाव भी नहीं पूछता था। वो जो सोच रहा था कि विक्रम यहाँ आकर उसके भाई का बदला लेगा, उसके सब के सब ख्वाब डरे रह गए। दादा ड्योल बहुत खतरनाक है। आपको पता है उसने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी बीवी का फ़ोन आ गया था। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को इतनी भयानक मौत दी कि मैं सोच कर काम उठता हूँ। राशिद ने उसे समझाने की कोशिश की थी। अब तुम देखना कि मैं उसे कितनी भयानक मौत देता हूँ। विक्रम दादा कहका लगा के हंसा। यारम को पता था कि विक्रम उसके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा। वो उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उसे डर सिर्फ रूह का था। वो रूह को खो नहीं सकता था। उसे डर था कि किस तरह रूह को उसकी हकीकत ना पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो रूह को क्या जवाब देगा, किस तरह उसे अपना यकीन दिलाएगा। ये तो वो समझ चुका था कि रूह खुद से ज़्यादा उस पर एतबार करती है। रूह जब तक अपनी आंखों से उसे इस तरह का कोई काम करते ना देखे वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारम पुरसुकून था और ऊपर से सारम भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका था। दादा छोटे बड़े सब हुंडों को अपने साथ मिला चुका था। ड्योल को पल पल की खबर मिल रही थी। वह सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। आखिर उसका क्या इरादा है? यारम की सोच के मुताबिक अब तक दादा को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना था, पर उसके जहन में क्या चल रहा है? वो ड्योल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। कहीं उसका इरादा रूह के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो नहीं? दादा क्या सोचकर चुप है? कहीं रूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, या शायद कुछ और। मुझे रूह को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा यारम ये घर क्यों छोड़ रही हैं? उसके घर में बहुत सारे लोग थे इस वक्त, उनका ज़रूरी सामान पैक कर रहे थे। बेबी, क्योंकि मैंने अपना घर लिया है और अब हमें उस फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बड़ा है और बहुत आरामदाह है। तुम वहाँ आसानी से घूम फिर सकती हो। अब तुम्हें इस 2 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यारम ने प्यार से उसे समझाया। क्या सच में हमारा अपना घर? इससे बड़ी एक्साइटमेंट की बात रूह के लिए और क्या हो सकती थी? हाँ, रूह वो इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ। तुम्हारा ये कुत्ता बहुत इंजॉय करेगा। ये कुत्ता नहीं है, उसका नाम शोनू है। रूह ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना, वही शोनू। मैं भी यही कह रहा था, गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वो क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदल सकती।
ये शार्फ अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया। रू ने घूर कर देखा, यानी वो उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुम चाहे जो भी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम शोनू, जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़की रू ने रखा है। यारम पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उन दोनों को ऐसे ही बातों में लगा देकर उसने हिजर को मुखातिब किया, जो ज़रूरी सामान पैक कर रहा था। लाला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर उस पर बहुत गुस्सा कर गया था, लेकिन ये भी सच था कि उस दिन उसने यारम की बहुत मदद की। रूह की हालत देखकर यारम बहुत परेशान हो गया था, उसे अपना होश भी ना रहा था। अगर ऐसे में लैला उसके पास ना होती तो शायद वो उस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकता। इसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, सो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। और वो दूसरी लड़की मसूमा, यारम ने पूछा। तुषार के कान खड़े हो गए। मसूमा मैडम ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है, लेकिन फ़िक्र मत करो, इसकी मासूमियत तो मैं निकालूंगा। फ़िलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो, सारम को हम संभाल लेंगे। मसूमा का साम से क्या ताल्लुक़? शार्फ उनके पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि काम पर ध्यान दो। तुम्हारे चहेती आई नहीं, तुमने तो कॉल करके उसे यहाँ बुलाया था। इज़र ने बात बदलना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शार्फ बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह तुम्हें ख्वाब आते हैं? इसके पास खड़ा पूछने लगा। यारम और हीज़र ने हमेशा की तरह इसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफ़ी में हिलाई। उसका कुछ नहीं हो सकता, हीज़र बोला। ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। कभी कभी तो बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। रूह ने हाथों से डराना चाहा तो यारम बेहतियार मुस्कुराया। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब है इतना हैंडसम। शार्फ की बात मुकम्मल होने से पहले रूह बोल पड़ी। नहीं, डरावने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी डरावने नहीं आते। इससे पहले कि शार्फ उसकी बात समझता, यारम और हिजर का बेसहाता कहका बुलंद हुआ। उसने इनकी तरफ देखा और फिर रूह को घूरना चाहा, लेकिन वहाँ अब कोई न था। फिर वो खुद भी मुस्कुराया। मेरी बहन भी मेरी तरह है, हाजिर जवाब। डरावनी? शार्फ की बात ख़त्म होने से पहले हिजर बोला। ओए, मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ यारम बर्दाश्त ना कर पाया। वो तीनों मुस्कुराए और अपने काम पर लग गए। अगर वो सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक उसे तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारम इस वक्त मसूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर जोल को हिजर ने सब कुछ बता दिया होता तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मसूमा वाकई बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगा। बस इतना पता चल जाए कि हिजर को कितना पता चल चुका है। तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सारम ने परेशानी से कहा। नहीं सारम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मसूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार मैं उस लड़की को सब कुछ बता दूँ। यारम कैसे किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है? उसने उस लड़की को अपनी बीवी बना के रखा है, उसे कुछ बताया तक नहीं है। इसीलिए मैंने उसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि यारम उसकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसकी बात वो ज़रूर मानेगा, सारम ने कहा। लेकिन सारम, अगर रूह को सब कुछ पता चल गया तो क्या गारंटी है कि बेचारी जोल के साथ रहना चाहेगी? मुझे तो लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी, या शायद जोल सर रूह को मार न दें। मसूमा ने परेशानी से कहा। अगर वो इससे सच्चा प्यार करता है तो उसे मारेगा नहीं, और ना ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है कि रूह यारम को मजबूर कर देगी सिलेंडर करने पर। अगर एक बार यारम ने हमारे हाथ लग गया, दुबई में माफिया राज का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन ड्योल है। मुझे माफिया वर्ल्ड ख़त्म करना है, मुझे ये गंदगी ख़त्म करनी है। मसूमा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारम का फ़ोन बंद होने के बाद भी न जाने कितनी देर वो सोचती रही, क्या वो सही कर रही है? जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? रूह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यारम वो इस वक्त अपने नए घर में थे, जो दूसरे घर से काफ़ी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? यारम ने रूह के पास खड़े होकर पूछा। बहुत अच्छा, रूह ने खुश होकर कहा। यारम, मुझे एक बात बताएं, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी आपका अपना है, तो अब आप उस फ्लैट का क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए, रूह ने देखते हुए कहा। वहाँ असला सेवर है। उसकी बात का यारम ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन शार्फ हिजर के कान के करीब बोला था। हिजर बेहतियार मुस्कुराया। आइडिया बुरा नहीं है। हिजर ने आंख दबाई, जबकि शोनू साहब अब यारम के पैर के साथ चिपके हुए थे, जिसकी वजह से यारम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। रूह, इसे पीछे करो वरना मैं इसे किक कर दूंगा, यारम ने सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उफ, कितने बेरहम इंसान हैं आप, एक छोटे से जानवर को लेकर ऐसा कहते हैं। रूह, ऐसे जानवर मत बोलो, ये तुम्हारा शोनू है। शार्प ने दहाई दी और भाग कर बाहर सामान लेने लग गया, जबकि रूह ने पीछे से उसकी पीठ को घूरा था।
जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज जब ड्योल अपने काम पर जाएगा, हम इस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम उससे अपने काम निकलवाएंगे। उसे लगता है कि घर चेंज करके वो लड़की को हमसे बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। हम उस पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं और वो कब क्या करता है सब कुछ हमारे इल्म में है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जोल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ अपने पास रखा था वो आगे पहुंचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट उसे सेंट्रल जेल सेंड कर देगी। मुझे किसी भी हालत में वो सबूत वापस चाहिए। और वो लड़की भी जिसकी वजह से उसने मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत की। दादा ने अपने सामने बैठे कहीं गुंडों को देखते हुए कहा, जो किसी न किसी वजह से यारम के दुश्मन बने हुए थे, और अब उससे बदला लेने के लिए दादा का साथ देना सबसे आगे वो पहुंचे थे। रात के 12 बजने में अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। यारम न जाने बाहर क्या कर रहा था। आज शार्फ और हिजर भी अपने अपने घर ना गए थे और अब उसे बाहर भी नहीं आने दे रहे थे और सोने के लिए भी मना कर रखा था। ज़रा सा झांक कर देख लेती हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं, वो सोचते हुए उठी। लेकिन यारम की सख्त धमकी याद आ गई, अगर तुमने ज़रा सी भी चीटिंग की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सोचते हुए वो दोबारा बेड पर बैठ गई। यारम से पंगा लेना उसे हमेशा ही भारी पड़ता था। आखिर ये लोग बाहर कर क्या रहे हैं। अब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो रही थी, लेकिन यारम के आर्डर के मुताबिक वो अपने आप को ज़बरदस्ती जगाए हुए थी। इस घर में आकर उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपने शोरों का छोटा सा कमरा देखकर हुई थी, जो कि कुत्ते को मद्देनज़र रखकर बनवाया गया था, जिसका मतलब था कि यारम ने भी उसके शोरों को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब मसला ये था कि आखिर वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं। आज उस घर में उनकी पहली रात है। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और रूह को यहाँ उबाल उठ रहे थे कि आखिर ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। सब कुछ रेडी है ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। यारम ने सब कुछ अपने हाथ से किया था, लेकिन अब वो बार बार हिजर और शार्फ से पूछ रहा था, अरे सब कुछ ठीक है, तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिक्र मत करो, शादी के बाद रू का पहला बर्थडे उसका बेस्ट बर्थडे होगा। हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसका ये बर्थडे बेस्ट हो, वो और इससे भी बेस्ट होगी कल की शाम। मैं उसका ये बर्थडे इसकी ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे बनाऊँगा। पूरे 12 होने वाले हैं। पहले मैं जाकर उसे विश करूँगा, फिर से यहाँ ले आऊँगा उसे, और तुम दोनों तैयार रहना। बाहू बाहू शोनू ने बोल कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हाँ हाँ, तुम भी। यारम ने शोनो को देखकर कहा और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। थक हार कि अब वो सोने वाली थी, वो मजबूर होकर बेड पर लेट गई। जब आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खुला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यारम हाथ में केक उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा और रूह हैरान और परेशान नज़रों से उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। हैप्पी बर्थडे बेबी। वो इसके पास आकर उसका साथ बैठ गया और झुककर उसके गाल पर बोसा दिया और छुरी उसके हाथ में पकड़ाने लगा, जबकि रूह अभी तक शौक की कैफियत में उसकी तरफ देख रही थी। कैंडल बुझाओ, यारम ने उसे अपनी तरफ देखते हुए कहा और उसके पीछे आकर बेड पर बैठ गया। उसके हाथ में छुरी को सीधा करके केक पर चिल्लाने लगा। वैसे बाहर वो दोनों भी इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हें विश करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट मेरा है। सबसे पहले तुम्हें मैं विश करूँगा, बाद में जो चाहे कर लें। अब मुझे घूरना बंद करो, जल्दी से केक काटो। बाहर हीज़र और शार्फ के साथ तुम्हारा शोनू भी इंतज़ार कर रहा है तुम्हें विश करने के लिए। यारम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जबकि रूह के आंसू देखकर वो खटका था। रूह मेरी जान, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो मैं भी सब कुछ मना कर देता हूँ। वो उसके आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए बोला, यारम आज तक किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया। क्या मैं तो सबके लिए एक फालतू चीज़ थी? सब मुझसे नफ़रत करते थे, क्या मैं नफ़रत के काबिल थी? वो सू सू करते हुए बोली, तुम किस काबिल हो ये तुम मुझसे पूछो। मुझ जैसे स्टोन हार्ट को मोहब्बत करना सिखा दी तुमने। आज तक किसी ने तुम्हारे लिए ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरा हक है। अपने दिमाग से हर गलत सोच निकाल दो रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों को सोच कर रो। और ख़बरदार जो तुम इस खूबसूरत दिन पे एक आंसू भी बहाओ तो। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ये आंसू भी बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन इन्हें मत बहाओ। मैं आज अपने रब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने इस दिन पर मुझे मेरी ज़िंदगी दी है। अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है, आज मैं वो हर काम करूँगा जो तुम्हारी खुशी का बायस बने। अब मुझे घूरना बंद करो, अपनी आंखें साफ करो, केक काटो और बताना शुरू करो। उसे अपने साथ लगाए केक काटते हुए पूछ रहा था,
केक काट कर एक पीस उसके मुंह में डालना चाहा। जब उससे पहले रूह ने वो केक पीस उसकी तरफ किया। यारम ने मुस्कुराते हुए पीस मुंह में लिया और फिर वही पीस उसकी तरफ बढ़ाया। अब बताओ ना, क्या क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज़ करूँगा। उसने प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। तो रूह सोचने लगी, आज सब कुछ बता दो। इसे इस तरह से सोचते देखकर यारम की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ी। मुझे छोटे छोटे पौधे, सफ़ेद रंग, नए घर, सुबह का वक्त, आबाद जजीरे, बाहर का मौसम, मीठी चाय, नए गीत, सुनहरी धूप, हल्ला गुल्ला और महफिल पसंद है। और आपको? रूह को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। फिर रुक कर उसे पूछने लगी, मुझे पुराने दरख्त, काला रंग, कदीम हवेलियाँ, शाम का वक्त, वीरान जजीरे, ख़ज़ां का मौसम, कड़क चाय, पुराने गीत, बारिश, खामोशी और तन्हाई पसंद है। लेकिन इन सब से ज़्यादा तुम पसंद हो, इसलिए आज से तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। इसके चेहरे पर उदासी देकर यारम ने जैसे बात ख़त्म की थी। आज पहली बार रूह को ऐसा लगा जैसे वो मशरिक़ है और यारम मगरिब। चलो बाहर, तुम्हारे दोनों भाई इंतज़ार कर रहे हैं। यारम ने उसे अपने साथ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। रुख मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आई। बाहर हिजर, शार्फ और शोनू खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी सर पर लंबी कागज़ की टोपियाँ थीं जिन पर हैप्पी बर्थडे के साथ एक एक इमोजी बना हुआ था। ये वाकई ही उसके लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था जिसमें उसके सबसे अजीज़ उसके साथ थे। उसे याद भी नहीं था कि इस दिन कभी किसी ने उसे विश किया हो, लेकिन इन सब को इस बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? उसने सबकी मौजूदगी में केक काटा और सबको खिलाया। रूह, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? हिजर ने पूछा। जैसा आप चाहें भाई। उसे किसी गिफ्ट की ज़रूरत है भला? रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे आप जैसा भाई मिल जाए उसे गिफ्ट की क्या ज़रूरत है? शुक्र है बचत हो गई, मुझे तो लगा था ये लड़की लूट लेगी मुझे, शार्फ बोला। जिस पर यारम और हिजर दोनों मुस्कुराए। ओह हेलो, आपको नहीं कहा, हिजर भाई को कहा है। आप तो कल मुझे शॉपिंग करवाएंगे। रूह ने फैसला सुनाकर उसकी सारी खुशी दूर की। जिस पर शार्फ का मुंह बन गया। फिर तो मेरा भी हक बनता है अपनी बहन को कुछ ना कुछ देने का, हिजर बोला। बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ रूह? हिजर ने इसरार किया। क्या कहूँ हिजर भाई, सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ नहीं, मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, आज नहीं है लेकिन कभी तो होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझसे ज़िंदगी में जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा ये भाई अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। हिजर ने उसके सर पर हाथ रखा और भाई का मान बख्शा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप सबको मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? रूह ने कब से दिमाग में आता हुआ सवाल पूछा। अरे ये छोटी छोटी बातें तो हम पता लगा लेते हैं, शार्प अलग ही अंदाज में बोला। रूह, जिस दिन तुम्हारा असली आईडी कार्ड बना था उस दिन पता चला था, हिजर ने दांत दिखाते हुए कहा। जबकि शार्फ ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। यारम आज सारा दिन उसके साथ था, हर मुमकिन तरीके से उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। आज उसने बहुत टाइम तक फातिमा बीबी से बात की थी और यारम ने कुछ नहीं कहा था। जबकि वो फ़ोन नंबर वाली फ़ाइल यारम अपने ऑफिस ले गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। आज यारम ने उसे शोनू के साथ खेलने से भी ना रोका था। वो बाहर शोनू के साथ खेल रही थी जबकि यारम अंदर उसके लिए कुछ बना रहा था। ये घर काफ़ी बड़ा था जहाँ एक कमरा बंद था। यारम, उस कमरे में कौन है? उसने बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी सौतन, मिलोगी उससे? यारम ने शरारती अंदाज में कहा। मिलूंगी नहीं, सर से पकड़कर घर से बाहर निकालूंगी। हाय मेरी मासूम बीवी की मासूम धमकियाँ। बेबी तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं कुछ सामान लेकर 10 मिनट में वापस आता हूँ। फिर आज की ये शाम मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा और रात तुम मेरी स्पेशल बना देना, वो इसकी तरफ झुकते हुए बोला। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो पैर पटकती उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने आई जबकि यारम अपने डिम्पल की नुमाइश करता हुआ आगे बढ़ा। अपने कहे के मुताबिक 10 मिनट के बाद वो घर पर था। घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वो तेज़ी से घर के अंदर आया। शोनू ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ा था जबकि रूह कहीं नहीं थी। उसको जो डर था वही हुआ। दादा ने उसे नहीं बल्कि रूह को अपना निशाना बनाया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला और जल्दी से हीज़र को फ़ोन किया और उसे बताया, ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। ड्यूल की कमज़ोरी पर हाथ डालने की कोशिश की। काश उससे पहले तुम अपना अंजाम सोच लेते। तुम्हें इतना तो पता होगा, ड्यूल दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को माफ़ नहीं करता और तुम्हारी निगाहों ने ड्यूल की इज्जत की तरफ देखने की गुस्ताखी की है।
पहला वार तुमने किया तो जख्म सहने को भी तैयार रहो। हीज़र और शार्फ उसके घर पहुंच चुके थे। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट हैं, मुझे मेरी रूह चाहिए। वो कहाँ थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा नमा कमरा था और अंधेरे से तो वो बचपन से डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने उसे थप्पड़ मारे? और शोनू, कितनी बेरहमी से उन लोगों ने शोनू पर हथियार से वार किया। वो बेचारा तो बस अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि यारम ठीक कहता था। शोनू जिस नस्ल का कुत्ता था वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक था। या अल्लाह, मेरा शानू तो ठीक हो। उसने बेहतियार दुआ मांगी। वो उस वक्त एक अंधेरे कमरे में थी। वो लोग इसे यहाँ क्यों लाए थे? यारम के दुश्मन थे जो उसे फंसाना चाहते थे यकीनन। क्या यारम को पता चल गया होगा कि वो लोग मुझे यहाँ लाए हैं? या अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ आप हो, प्लीज़ मेरे यारम को यहाँ भेज दें। वो सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेज़ी से विक्रम के अड्डे में आए थे जहाँ वो सब छोटे छोटे गुंडों को अपने साथ मिलाए खड़ा था। उसे देखते ही यारम का होंठ खोल उठा। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उससे पहले कि वो उसका गिरबान पकड़ता, गुंडों ने उसे पकड़ना चाहा। जबकि यारम बेकाबू होता विक्रम की तरफ आया। गुंडों ने शार्फ और गुजर की तलाशी ली और हथियार बरामद किए। रूह कहाँ है? यारम चिल्लाया और इतने ज़ोर से चिल्लाया कि कमरे में बंद रूह को बासानी उसकी आवाज़ सुनाई थी। रूह के अंदर किसी ने नई ज़िंदगी फूंक दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी, जबकि पैर में मौजूद बेड़ियों ने उससे मज़ीद आगे कदम ना बढ़ने दिए। वो चाह कर भी दरवाजे तक ना पहुँच पाई और वो अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद इस गिराज से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। तभी तो यारम को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर से वो यारम की आवाज़ कुछ हद तक सुन पा रही थी। उसे यकीन था यारम उसे बचा लेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। रूह खुदा का शुक्र अदा करती यारम का इंतज़ार करने लगी। मैंने पूछा, रूह कहाँ है? वो फिर से चिल्लाया। पता है क्या जोल, मैं तुम्हें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाता रहा हूँ, अब भी सिखाऊंगा। अपनी कमज़ोरी को कभी अपने दुश्मन पर जाहिर ना होने दो। अपनी कमज़ोरी को अपने दुश्मन से छुपा के रखो। लेकिन यहाँ पर तुमने गलती कर दी और एक अच्छा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। माफ़ी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। आखिर बड़ा हूँ तुम्हारा। विक्रम ठहर ठहर कर बोला। मेरी रूह कहाँ है? यारम ने फिर से पूछा। मैंने कहा माफ़ी मांगो मुझसे और भूल जाओ उस लड़की को। विक्रम धाड़ा। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज़ सुनती रूह उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो तो अब तक ये भी नहीं समझी थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा कर रहे हैं? कभी आवाज़ तेज़ हो जाती तो कभी कम हो जाती। वो उनकी मुकम्मल बात नहीं सुन पा रही थी। फैसला जल्दी करो ड्यूल, जिंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगे या मैं तुम्हें मार कर मिसाल कायम करूं? वो वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अभी तुम्हारी बीवी को किडनैप हुए 10 मिनट नहीं हुए और तुम मेरे सर पे आ पहुंचे हो। रूह कहाँ है विक्रम? वो उसकी बात काट कर एक बार फिर चिल्लाया। ड्यूल, भूलो मत, ये मेरा एरिया है और मैं तुम्हें एक सेकंड के अंदर अंदर मौत के घाट उतार सकता हूँ और इसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ। इससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करता, यारम ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंका जो उसके गले के बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम ज़मीन पर गिरा था। गुंडू ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो लोग विक्रम तक पहुंचते, यारम तेज़ी से उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर अटके चाकू पर अपना हाथ मज़ीद दबा चुका था। वो दर्द से बिलबिला उठा। क्या करेगा तू रूह के साथ? क्या करेगा तू मेरी दोस्त के साथ? बोल साले। कमज़ोरी कमज़ोरी बोल रहा था ना तू? तो सुन ले, हाँ वो लड़की मेरी कमज़ोरी है और कमज़ोरी से कहीं ज़्यादा वो लड़की मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी जान है वो। तूने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की। उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला। रूह कहाँ है? हिजर ने एक गुंडे को दबोचते हुए पूछा। वो सामने वाले कमरे में है। वो अपना आप छुड़वाते हुए बोला। थैंक यू था। साथ ही हिजर ने उसके सीने में गोली घुसा दी। अच्छा आदमी था, हिजर ने अफसोस से कहा। अब अबे था नहीं। शार्फ ने उसका ध्यान ज़मीन पर पड़े आदमी की तरफ दिलाया। था। हिजर ने एक बार फिर से गन लोड की और उसे 2 गोलियां और मार डाली। अब तो था ना? उसने शार्फ से कंफर्म करना चाहा। शार्फ ने एक नज़र ज़मीन पर पड़ी आदमी पर डाली और बेहसान करने वाले अंदाज में कहा। और साथ ही फिरती से सामने खड़े आदमी को लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। एक एक करके सारे गुंडे अब ज़मीन पर पड़े थे। कुछ ड्योल से अपने किए की माफ़ी मांग रहे थे तो कुछ खूनहार नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। शार्फ दादा हमारे मेहमान हैं, हमें उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। उन्हें मेहमान बनाकर हमारी कैद खाने में शान शौकत से रखाओ।
यारम ने शार्फ को मुखातिब किया। बेफिक्र रहो ड्योल, दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। शार्फ ने बोला। मैं रूह को निकालता हूँ। हिजर सोचते हुए उसके कमरे की तरफ गया। शार्फ, तुम दादा को संभालो और यहाँ से निकलो। यारम ने एक झटके से दादा को उसकी तरफ किया जो अभी तक दर्द से बिलबला रहा था। खून से पूरी कमीज लाल हो चुकी थी। चलिए दादा, आपकी खिदमत करते हैं। शार्फ ने उसके दोनों हाथ बांधे और आगे की तरफ धक्का दिया, जबकि यारम ने अपने कंधे के ज़ख्म से कमीज़ अलग की। ज़ख्म इतना गहरा था कि उसे फ़ौरन फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त उसे रूह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं लगता था, और हिजर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा जब पीछे से किसी ने अपने शिकंजे में जकड़ा। हिजर तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ आया। कमरे में रोशनी से उसकी आंखें चिंचाई। हिजर तेज़ी से उसके करीब आया और उसके पास बैठा। तुम ठीक हो रूह? हिजर उसके करीब आकर पूछने लगा। भाई, अपने करीब अपना देखकर वो सिसक उठी। वो अपने अपनों के पास पहुंच चुकी थी। रूह बेहतियार उसके सीने से लग के फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक है, हम आ गए हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो इसे अपने साथ प्यार से लगाए बहलाने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो उसे अपने साथ उठाता, नज़र उसके पैर पर पड़ी। रूह, तुम्हें कितना बड़ा जख्म हुआ है? चाबी कहाँ है उसकी? उसने बेड़ियों को खींचने की कोशिश की। दर्द हो रहा है? सू सू करते हुए हिजर को इतनी क्यूट लगी। वो मुश्किल अपनी हंसी दबाकर उठा। मैं चाबी ढूंढ के लाता हूँ, जल्दी आइएगा भाई, रूह ने जाते हुए देखकर उसे कहा। बस गुड़िया, मैं अभी आया, बस 2 मिनट में चाबी ढूंढ के लाता हूँ। 19 साल बाद उसने किसी को गुड़िया कहकर पुकारा था। बाहर निकलकर आगे पीछे हर तरफ चाबी ढूंढने लगा। रूह हिजर का इंतज़ार कर रही थी। वो अब अपने आप को संभालती बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर बेड़ियां घसीटते हुए दरवाजे के करीब आने की कोशिश करने लगी, लेकिन यहाँ पर उसने जो मंजर देखा था उसने रूह का भरोसा नहीं बल्कि रूह को तोड़ कर रख दिया। बिल्कुल सामने उसका यारम किसी को गोलियों से छलनी कर चुका था। हाँ, वो यारम ही था, उसका यारम। रूह बेयकीनी से सामने यारम को देख रही थी। शायद वो भी उसे देख चुका था। वो तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। रूह की सांसें रुकने लगी। यारम उसके बेहद करीब आ चुका था। वो तेज़ी से उसके करीब आया। रूह, तुम ठीक तो हो? वो उसके करीब खड़ा उससे पूछ रहा था, जबकि वो उसके चेहरे में अपने यारम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कौन था ये शख्स? उसका यारम तो नहीं था। ये तो कोई और था। वो ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। उसका यारम ऐसा नहीं था। ये तो कोई हैवान था जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात ना थी। वो बेदर्दी से लोगों की जान ले रहा था। वो उसका यारम नहीं था। यारम, रूह को चोट लगी है, बहुत ज़्यादा गहरी है चोट। हिजर चाबी लेकर आया। ड्योल को बहुत चोट लगी है, पैर बुरी तरह से जख्मी है। यारम के कंधे से खून निकल रहा था, जबकि हिजर के हाथ से भी पानी की तरह खून बह रहा था। लेकिन शायद ये लोग दर्द नामी चीज़ से ना वाकिफ़ थे। सारम का एक एक लफ्ज़ सच था, उसका एक एक हर्फ सच साबित हुआ था। यारम इंसान नहीं बल्कि हैवान है। ड्योल शैतानों का बादशाह। हिजर ने चाबी मदद से बेड़ियाँ खोल दी। जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन यारम बहुत एहतियात से उसका पैर देख रहा था। रूह, हम सबसे पहले अस्पताल डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा। वो कब से उसके चेहरे पर देखने से ग्रेज कर रहा था, क्योंकि यारम ने उसके चेहरे पर अपने लिए बेयकीनी देखी थी। उसके चेहरे की बेतबारी देखकर उसको दोबारा देखने की यारम अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पाया। यारम को कुछ गड़बड़ होने का अंदाज़ा था, लेकिन फ़िलहाल उसे इग्नोर कर गया। उसने कब से उठाया और कब उसे लाकर गाड़ी में बिठाया, उसे होश ना था। होश था तो बस इतना कि यारम ने उसका यकीन तोड़ा है। गाड़ी अस्पताल के सामने आकर रुकी। यारम यहाँ भी एहतियात से उठाकर अंदर लाया। वो सारे रास्ते एक लफ्ज़ न भूली। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हिजर और यारम ने भी कोई बात नहीं की। हिजर परेशान था क्योंकि जब रूह के सामने आया था तो वो उससे बात कर रही थी, फिर अचानक न जाने क्या हो गया कि रूह उससे भी मुंह फेर गई। डॉक्टर ने उसके पैर की पट्टी की। यारम को उसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए यारम ने डॉक्टर को उसका मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने उसे ज़हनी दबाव का शिकार बताया। डॉक्टर के मुताबिक वो फ़िलहाल कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं थी। डॉक्टर ने उसे मशवरा करके रूह को नींद का इंजेक्शन दे दिया था कि वो पुरसकून हो जाए। जब उसे घर लेके आया तो वो सो चुकी थी। वो उसे एहतियात से उठाकर अपने बेडरूम में लाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, रूह के बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। 26 मिनट आज रूह इससे दूर हुई थी। 26 मिनट में यारम उस तक पहुंच गया था, लेकिन 26 मिनट में उसने अपना बहुत कुछ गंवा दिया था। रूह का यकीन, रूह की मोहब्बत, रूह पर अपना हक। इसकी हालत देखकर समझ चुका था कि वो कितना और किस हद तक जान चुकी है। वो इसकी नज़रों को जितना चाहे इग्नोर करे, लेकिन सच ये था कि एक बार उसकी आंखों में अपने लिए बेतबारी देखकर वो दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना कर पाया।
इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने घर पर थी, हिजर किसी दूसरे मुल्क नहीं चले गई थी। रूह कैसी है? लैला ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि रूह यारम के लिए बहुत अहमियत रखती है। यारम उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसे कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। तुम सोच भी नहीं सकती लैला, उसने किस तरह से अपना हाथ अस्पताल में मेरे हाथ से छुड़वाया। वो उन लोगों से नहीं बल्कि हम लोगों से डरी हुई थी। वो हमें कितनी बेयकीनी से देख रही थी, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती तुम। वो डर से कांप रही थी लैला, हिजर ने परेशानी से बताया। अब क्या वो यारम के साथ है? मेरा मतलब है, इस बारे में रूह ने ऐसी कोई बात की है? वो सब कुछ जान चुकी है? लाला ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता चला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परेशानी वो परेशानी से लैला को बताया जा रहा था। तुम परेशान मत हो हिजर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लैला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लैला, मुझे बहुत सालों के बाद ये रिश्ता मिला है, मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता, हिजर ने बेबसी से कहा। एक आदमी ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। यारम ने उसे गोली मार दी। वो चिल्लाया, दर्द की शिद्दत से, मौत के खौफ से, लेकिन सामने खड़े शख्स को तरस नहीं आया। उसकी चीखो पुकार इग्नोर करता एक और गोली उसके सीने में उतारी। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्स अपना दम तोड़ गया। उसकी आंख खुल गई। वो बेयकीनी से अपने दाएं बाएं देखने लगी। वो इस वक्त इस जगह पर नहीं थी, वो तो अपने घर में थी। यारम उसके बिल्कुल करीब था। यारम ने उसे अपनी बाहों के हसार में कैद कर रखा था। वो नींद में था। दिन का मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रहा था। कल रात वो कितनी खुश थी, उसकी सालगिरह थी। कल यारम उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला था। हाँ, सरप्राइज़ दिया था यारम ने उसे अपना असल चेहरा दिखा के। रूह को कमरे में घुटन होने लगी। उसने अपने आप को यारम की बाहों से आज़ाद किया और उठकर बाहर चली आई। उसका शौहर एक दरिंदा था, मासूम लोगों की जान लेने वाला एक दरिंदा। सारम की बातें एक बार फिर उसे याद आने लगी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए, उस शख्स का गिरेबान पकड़ कर पूछे उसका कौन सा चेहरा असल है, वो जिससे रूह ने मोहब्बत की थी या वो जो आज रूह ने देखा था। अगर वो ऐसा था तो क्यों उसे धोखे में रखा गया, उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। हिजर, शार्फ, लैला सब ऐसे जैसे थे। रूह अनजाने में इंसानी रूप में देखने वाले भेड़ियों के बीच में थी, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के रह सकती है? वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी? मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अपने घर जाना होगा। वो लोग जैसे भी थे, कम से कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारम को बताना चाहिए, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर पहुंच जाने में मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर वापस भेज देगा, रूह ने सोचा। वो कमरे में आई। यारम अब तक आराम से सो रहा था। कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स कैसे सुकून से सो सकता है? क्या इसे खौफ खुदा नहीं था? क्या उसने अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था? यारम का दिन वाला रूप याद आते ही खौफ से एक बार फिर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांध कर बेड के करीब आई और यारम का फ़ोन उठाया, जहाँ पासवर्ड उसका नाम था। उस शख्स की पहचान की तरह उसका प्यार भी झूठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और यारम के फ़ोन से अपने फ़ोन में सारम का नंबर सेव किया और फ़ोन वापस वहीं पर रख दिया जहाँ से उठाया था। वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर लाई और सारम के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर लग ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद नंबर नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन पर एक मैसेज आता, यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर। बार बार यारम किस नंबर बार बार यारम का नंबर सामने आ जाता। वो उससे बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारम के पीछे से आवाज़ आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रो? वो इसके पीछे खड़ा पूछ रहा था, जबकि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन देख चुका था। अच्छा, फातिमा भी बीबी से बात कर रही थी। बेबी, ये कोई वक्त है उनसे बात करने का? चलो आओ अंदर, तुम्हारे फ़ोन से नहीं लगेगा उनका नंबर। ओ, मैं फ़ोन मिला के देता हूँ, आओ। मेरे ख़्याल में इस वक्त वहाँ भी बहुत रात हो चुकी होगी। तुम काम क्यों रही हो? तुम्हें ठंड लग रही है? चलो आओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो इसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ आने लगा। रूह का सारा वजूद कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। रूह ने बमुश्किल अपना आप छुड़वाने की कोशिश की। बेबी, तुम इस तरह से काम क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रूह बेजान वजूद को उसके साथ घसीटती जा रही थी। तुम प्लीज़ कुछ खा लो, इस तरह से तुम मज़ीद बीमार हो जाओगी। वो फ़िक्रमंदी से कहता उसे किचन की तरफ ले जाने लगा। भूख नहीं है मुझे, वो अपना हाथ छुड़वा के फासले पर हुई। हाँ बेबी, लेकिन खाना खाना पड़ेगा ना। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। वो इसे ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाकर खाना गर्म करने लगा। आज की शाम में बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन आप फिक्र ना करें, आज की शाम जो सरप्राइज़ आपने मुझे दिया है वो सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। रूह ने उसकी बात काट कर उसे शर्म दिलाने की कोशिश की। वह सुर्ख हो रहा था, आवाज़ में वाज़ह कपकपाहट थी।
यारम ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखा और फिर खाना लाकर उसके सामने रखा। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है बेबी, और कुछ नहीं। तुमसे फिर से झूठ बोला गया है और तुम यकीन मैंने अपनी आंखों से देखा है। यारम काज़मी वो टेबल पर हाथ मार कर उठती चली गई। उसके इस तरह से कहने पर न जाने क्यों यारा मुस्कुराया। फिर काफ़ी देर उसके चेहरे के तासरात देखता रहा और फिर ठहर ठहर कर बोला, रूह तुम जानती हो ना आई लव यू। और उसकी आंखों में देखता न जाने उसे क्या कहना चाहता था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो रूह के करीब आकर खड़ा हुआ। रूह ने उसकी बात सर पर झटकी। रूह तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, उस शख्स को मारते हुए तुमने देखा है। मुझे तो ये भी जानती होगी कि मैंने उसे क्यों मारा। वो तुम्हें उठाकर ले गए थे, तुम्हें मारना चाहते थे। रूह सिर्फ मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ है। आप होते कौन हैं किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले। रूह की आंखों से आंसू छलक पड़े। यारम ने एक नज़र घूर कर उसे देखा। मुझे इतनी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है रूह। तुमसे प्यार करता इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुमने मेरी दरिंदगी की एक झलक नहीं देखी और तुम्हें मैं दिखाना भी नहीं चाहता। सो मुझे मजबूर मत करो। और एक बात याद रखो, तुम मेरी कमज़ोरी हो और हमारी दुनिया में अपनी कमज़ोरियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। मतलब वो उसके सामने शर्मिंदा तक नहीं था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने रूह को इतने वक्त से धोखा दिया था। रूह की जान लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल ना था। रूह का डर मज़ीद बढ़ चुका था। वो बेयकीनी से यारम के चेहरे की तरफ देख रही थी जो इससे बेखबर खाने का नवाला बना रहा था। रूह खाना खाओ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। यारम अपना लहजा नॉर्मल बनाता खाना खाने का नवाला उसकी तरफ करने लगा। वो अब भी बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। यारम ने नवाला बिल्कुल उसके लबों के करीब रखा। रूह सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज जो कुछ हुआ तुम सब भूल जाओ, सब कुछ पहले जैसा है। ना तुम कुछ जानती हो ना ही कुछ जानना चाहती हो। चलो अब खाना खाओ, मैं सख्ती नहीं करना चाहता। वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला और ज़बरदस्ती खाने का नवाला उसके मुंह में डाल दिया। ओह तो अब तुम चाहती हो कि मैं सारा खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं, नॉटी गर्ल। वो दूसरा वाला बनाते हुए उसके मुंह में डालने लगा, जबकि डर से कांपते हुए यारम ने उसे जितना खिलाया वो खाती गई। यारम ने उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देने लगा। बेबी अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। वो इसे बेड पर लटाकर कंबल ठीक करते हुए बोला। डर के मारे नींद की गोली खाने के बावजूद भी रूह को नींद नहीं आई। यारम उसकी गैर दिमागी अच्छे से महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता से उसके करीब लेटकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। सब कुछ पहले जैसा है रूह, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला और उसकी हर बात पर उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए। कितने आराम से इस शख्स ने इसका एतबार तोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल।